जय हिंद लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ है राजेश सिंह। जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे एक बार फिर से ऐसे मुद्दे की जिसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। अभी तक बात हो रही थी इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की जो कि लेबनान पर हो रहे थे। इन हमलों के बाद लेबनान पूरी तरह से हिला हुआ था और चारों ओर इन हमलों की कहीं प्रशंसा भी हो रही है और कहीं इन हमलों को सही नहीं भी माना जा रहा। इजराइल का पक्ष हम लगातार जानते रहे, आगे क्या स्टैंड होगा ये भी हम जानते रहे, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि लेबनान की स्थिति क्या है। नया चीफ चुन लिया गया है और आईडीएफ के जो हमले हुए हैं, 492 लोगों की मौत हुई है राजेश, उसके बाद जो पलटवार हम कह लें हिजबुल्लाह का है, इजराइल का अब अगला स्टैंड क्या हो सकता है, क्या स्थिति वहां की, और लेबनान के संदर्भ में अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या करें। देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। आपने कहा कि उसकी क्या स्टैंड, उसका क्या होगा। तो इजराइल ने अपना एकदम साफ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जैसे हमास के लड़ाकों ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को, तो उसी दिन उन्होंने ये कह दिया था कि हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे उन फोर्सेस को, उन प्रॉक्सी गुड्स को जो ईरान के इशारे पर इजराइल पे हमला करते हैं। तो उन्होंने हमास को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह पे भी उन्होंने अटैक किया, उसके चीफ को मार दिया, उसके जितने भी बड़े जो कमांडर्स थे उन्हें मार दिया। लेकिन बात सिर्फ नसरुल्लाह के मारे जाने पर हिजबुल्लाह के खत्म हो जाने की नहीं आती है। हिजबुल्लाह एक विचारधारा है लेबनान के अंदर में, और एक न्यूट्रल, एक सिटीजन के रूप में, एक पत्रकार के रूप में जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो हसन नसरुल्लाह थे वो लेबनान में एक बहुत बड़ी आबादी उन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखती थी। उन्हें फादर फिगर के तौर पर लेबनान के अंदर भी देखा जाता था। हालांकि कई बार ऐसा बहुत सारे ऐसे मामले आए कि जब उन्होंने हमास की लड़ाई में जब इजराइल के से युद्ध शुरू कर दिया तो वहाँ इंटरनल बहुत सारे ऐसे विचार आए थे जो उनके अगेंस्ट जा रहे थे। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर था उनका, वहाँ पर एक फादर फिगर का, देश के बहुत बड़े नेता के तौर पे वो देखे जाते थे। लेकिन अब बात यह है कि क्या गाजा पट्टी की राह पर जा रहा है लेबनान, ये जो सवाल हमने पूछा है और जो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिखा है, तो उसका जवाब यह है कि नहीं, मुझको ऐसा नहीं होता दिख रहा है। हमास में और हिजबुल्लाह में बहुत अंतर है। हमास इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि हिजबुल्लाह एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और जितनी तेजी के साथ उसके चीफ को मार दिया गया, उतनी ही तेजी के साथ वो रीग्रुप हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनका नया चीफ कौन होगा। और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बारे में ये कहा जाता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जाता है गीतांजलि कि वो लेबनान से ज़्यादा पावरफुल है। उनके पास जिस तरह के मिसाइल्स है वो बहुत पावरफुल है। तो इतना आसान नहीं है कि वो गाजा पट्टी की राह पर चल रही है। उसका एग्जाम्पल हमने तब भी देख लिया जब आईडीएफ के हमले हुए, 492 लोगों की मौत हुई और उसके बाद इजराइल ने जो है एक हफ्ते की इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। देखिए, यहाँ पर ये बहुत खास है, महत्वपूर्ण आपने बात यहाँ पर उठाई है कि हिजबुल्लाह से ही अभी डर है। इजराइल को हमास से अब डर है नहीं, हमास बचा नहीं, ना के बराबर है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं अभी भी गोले दाग रहे हैं, अभी भी वो रॉकेट से, मिसाइल से अभी भी इजराइल के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। सीधा कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। और अब तो ये शुरू हो गया है, अब शुरुआत हो गई है। तो हिजबुल्लाह, लेबनान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी आज यही कहा है कि ऐसा ना सोचे कि हाँ हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, हम आगे भी हमले जारी रखेंगे और हम बिल्कुल उसी तरह मजबूत हैं जैसे हम पहले हुआ करते थे। और जैसे खबरें ये भी आ रही है कि हसन नसरुल्लाह के बाद वहाँ नया चीफ भी चुन लिया गया है। उनके ही एक रिश्तेदार को, सफीउद्दीन नाम है उनका, हाशिम सफीउद्दीन, तो हाँ उन्हें चुन लिया गया है नया चीफ के रूप में। तो यहाँ पर अब दुनिया ये देख रही है कि एक तरफ तो हिजबुल्लाह को टारगेट करके इजराइल ने उसके चीफ को मारा, उसके ज़्यादातर कमांडर्स को मार दिया, उसका जो सेंट्रल कमांड था उसे बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि जिस बॉम्ब से, जो 80 से 85 बॉम्ब्स गिराए गए थे उस हेडक्वार्टर्स के ऊपर, वो इतने खतरनाक थे, वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे और वो जमीन के 30 फीट नीचे जा करके वो उन्होंने गड्ढा कर दिया। अत्याधुनिक हथियार, जो एक कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इस वक्त साबित हो रही है। और ये हमले जो हैं ताबड़तोड़, ये कह रहे हैं कम से कम ईरान के स्टैंड की हम लगातार राजेश बात कर रहे थे, कल भी हमने बात की और ये हम साफ पहले ही कहीं ना कहीं आपने अंदाजा लगा ही लिया था कि अगर ईरान इस पर स्टैंड लेता है
तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज ईरान ने भी कहा है कि अब इसका जो खामियाजा है भुगतना पड़ेगा। लेबनान के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये खामियाजा किस रूप में आ सकता है? नहीं, अगर ईरान लगातार ये बात कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। और आखिर जो नेशनल इमरजेंसी इजराइल ने लगा रखा है तो वो इसीलिए लगा रखा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो सकता है, ईरान की तरफ से भी हमले का डर है, और जो इजराइल को जो सबसे बड़ा डर है वो हिजबुल्लाह से ज़्यादा ईरान की तरफ से है। अगर हम एक सीन मान लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं कि ईरान ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इजराइल से सीधी लड़ाई लड़नी है, तो वो जिस तरह से मिसाइल्स दागेगा, जो उसके पास जो ड्रोन्स है और जो उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, तो वो जो अटैक करेगा वो हिजबुल्लाह से ज़्यादा पावरफुल अटैक्स होंगे, उनके पास ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो इसीलिए स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन नाम से नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है इजराइल में, वही लगा दिया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब इजराइल की जो सरकार है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि इजराइल का कोना कोना, वहाँ का हर घर रेड अलर्ट में रहेगा और अंदेशा होगा आप बंकर्स में घुस जाएंगे। तो ये वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी इसीलिए लगाया गया है। देखा जा रहा है कि आखिर ईरान अपना अगला कदम क्या लेता है। तो स्पेशल होम सिचुएशन जो फ्रंट सिचुएशन जो है वो तो हमने समझ ली है, लेकिन सपोर्ट किसका रहेगा? अगर हम देखें इजराइल के लिए अमेरिका तो साफ कर चुका है, कोई भी सिचुएशन हो हम साथ में हैं, लेकिन जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो लड़ाके हैं उनके पास जो हथियार हैं वो बंकर की तीसरी परत तक जाकर हमला, वो इजराइल के बॉम्ब जो जिन्होंने हिजबुल्लाह को मारा है। अच्छा, तो इजराइल वैसे भी इजराइल इतना पावरफुल देश है इस मामले में, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के इक्विपमेंट के मामले में इजराइल की पहचान ही यही है कि वो एक ऐसा देश है जो अगर किसी से दुश्मनी कर लेता है तो उसे छोड़ता नहीं है। उसके यहाँ जो कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी सर्विस होती है 3 साल की, कम से कम आपको आर्मी में या वहाँ के एयरफोर्स में या डिफेंस में किसी भी यूनिट में आपको वहाँ सर्विस देना होता है। तो वहाँ की जो पूरी की पूरी जनरेशन होती है वो फाइटर्स की होती है, और इसीलिए जब भी ऐसा मौका आया है तो इजराइल ने ये साबित कर दिया है कि वो वॉरफेयर में किसी से कम नहीं है। और प्लस पॉइंट ये है कि उसके ठीक पीछे उसी के साथ अमेरिका खड़ा होता है, और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं वो अमेरिका के इशारे पे ही होती है। अमेरिका ही अलग अलग रीजन से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसले करवाता रहता है। अच्छा, कई बार ये भी अमेरिका पर आरोप लगते रहे हैं कि कई बार तो सूत्रधारी अमेरिका है। इजराइल और लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या कहा यह जाता है कि अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में अलग अलग हिस्से में कुछ न कुछ कभी न कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहे, वार होता रहे। अमेरिका नहीं, पैसे कमाना है उसको, अपने आर्म्स एंड एमुनिशंस को बेचना है, अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे जो वो नए नए जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनाता है, फाइटर प्लेन्स बनाता है, मिसाइल्स बनाता है, गोले बनाता है, टैंक्स बनाता है, तो आखिर वो क्या करेगा? तो उसे बेचना होता है। तो वो अलग अलग हिस्से में दुनिया में जब भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो देश होते हैं जो लड़ते हैं वो उनके बीच में वो दिया जाता है, वो खरीदते हैं। रूस से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। अब इजराइल एक ऐसा देश है जो खुद भी ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट बना लेता है, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खतरनाक तरीके के वो हथियार बनाता है। और उसके जो उसके जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि कहा जाता है कि अगर कोई उनसे भाग रहा हो तो वो नीचे जाकर के जमीन से भी ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं, ये तो खत्म कर देते हैं। और ये साबित हुआ एक बार फिर से इजराइल का जो इमेज है, इजराइल की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो साबित भी हुआ, क्योंकि इजराइल ने पहले ही कह रखा था कि जो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं वो उन्हें बर्बाद कर देगा। तो सबसे पहला हमला हमास ने किया, हमास को बर्बाद कर दिया। हमास के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने करना शुरू कर दिया था, उसके फाइटर्स ने गोले दागने शुरू कर दिए थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए थे, उसने एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। तीसरा जो एक प्रॉक्सी है, ग्रुप है, वो है यमन में हुथीज के तरफ से जो हमले होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं इजराइल की तरफ। इसीलिए जी हाँ, और इसीलिए कोई अभी तुरंत कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुथीज के खिलाफ इजराइल करेगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 फ्रंट्स पे तो लड़ी रहा है। हमास में अभी भी उसका ऑपरेशन चल रहा है। कहती है कि चारों ओर से घिरना ठीक नहीं है, तो कुछ साइड्स जो हैं उनको थोड़ा सा सेफ रखना चाहिए। अगर थोड़ा सोचना भी पड़ता है इजराइल को, वो तो ईरान के बारे में, लेकिन जो
ईरान की जो पॉलिसी है वो भी नहीं चाहेंगे कि वो सीधी लड़ाई शुरू कर दें इजराइल के साथ, क्योंकि जैसे ही वो शुरू करेंगे इजराइल के साथ सीधी लड़ाई तो अमेरिका बीच में आ सकता है। कम से कम इजराइल को बचाने तो 100% आना है। अभी कल भी यही बयान आया है अमेरिका की तरफ से कि इजराइल के ऊपर कोई भी हमला होगा तो हम उससे बचाएंगे, हम उसके डिफेंस में पीछे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमने हथियारों की भी बात कर ली, हमने जो सिचुएशन है वहाँ की बात कर ली। लेबनान की जनता जो है, जो वहाँ के लोग हैं, वो हिजबुल्लाह को, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पीछे भी जाया जाए तो फादर फिगर से होते हुए अब यहाँ तक सफ़र जो है लेबनान के लोगों का रहा है। ऐसे में लेबनान की जनता क्या सोच रही है? और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि देखिए लोगों को आप सेफ रखिए, इजराइल के हमले हो रहे हैं, इसी का विरोध ज़्यादा हो रहा है कि भाई वहाँ बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। यहाँ तक कि जब ये खबर एक न्यूज़ एंकर पढ़ रही थी, टीवी चैनल जो अल मयादीन एक टीवी चैनल है, वहाँ पर एंकर रो भी पड़ी। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि शायद जो वहाँ के लोग हैं वो इजराइल के हमलों को, कोई भी कंट्री के लोग खैर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उनको भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके लिए तो भगवान फिगर हो गए। अब देखिए, जो हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वहाँ के आम जनता में वो घुल मिल कर रहते हैं, उनके पार्ट हैं वो। अभी थोड़ी ही देर पहले की बात है कि IDF ने, यानी कि इजराइल की सेना ने एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है और उसमें ये बताया है कि जहाँ पर हसन नसरुल्लाह को मारा गया था उससे थोड़ी ही दूर पे यूनाइटेड नेशन का एक स्कूल है और ये कहा जा रहा है उस पोस्ट में इजराइल के द्वारा कि ये साबित करता है कि जो हेडक्वार्टर्स है या बाकी जो लड़ाके हैं उनके जो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारे के सारे सिविलियंस के बीच में हैं, वो आम जनता के बीच में रहते हैं। तो अगर हम इजराइल के नज़रिए से देखेंगे तो हिजबुल्लाह जो एक ग्रुप है उसने सिविलियंस को अपना ढाल बना रखा है, लेकिन अगर हम लेबनान के नज़रिए से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हिजबुल्लाह के जो गुड फाइटर्स हैं, हिजबुल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबनान में रच बस गया है और वो जनता के बीच में रहता है, जनता के साथ रहता है। और यही हमने देखा था जब पेजर्स में ब्लास्ट हुए थे, जब तस्वीरें आई थी पेजर्स में ब्लास्ट की, तो कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई स्कूल से निकल रहा है, कोई बच्चे को लेकर जा रहा है, कोई अपने घर में बैठा है। तो आप जो भी कैजुअलिटीज हुई थी उसमें पेजर्स के ब्लास्ट में या वॉकी टॉकीज के ब्लास्ट में, वो सारे के सारे सिविलियन सेटलमेंट्स में हुई थी, यानी कि घरों में हुई थी, आम रिहायशी इलाकों में हुई थी, आम जनता के बीच में हुई थी। तो इसका एकदम साफ मतलब ये निकाला जाता है कि जो ये फाइटर्स हैं, जो हिजबुल्लाह अपने आप को कहते हैं, वो लेबनान की जनता के सपोर्टर्स हैं और लेबनान की जनता उन्हें सपोर्ट करती है। अच्छा, हमलों के बाद जो हिजबुल्लाह ने पलटवार किया, इसके बाद जो इजराइल ने इमरजेंसी लगाई है, ये क्या बता रही है? ये मैंने आपको बताया कि इजराइल के मन में भी खौफ है, उसे लग रहा है कि हमने इतना बड़ा हमला किया है, हमने सीधा हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया, हमने उसके पहले इस्माइल हानिया जो कि हमास के चीफ थे उनको मार दिया है, और वो भी हमने ईरान के अंदर मारा है। जब वो वहाँ के राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में गए थे तो जाहिर है ईरान पलटवार करेगा। ईरान ने बार बार ये कहा कि वो बड़ा पलटवार करेगा और एक दिन ऐसा भी आया था जब ईरान की सरकार ने ये कह दिया था अपनी सेना को कि आप अपने विवेक से जब चाहें आप हमला कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई वैसा पलटवार नहीं हुआ है, लेकिन अब आप जब लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप किसी कंट्री को चैलेंज कर रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? आप रेड अलर्ट करेंगे, हाई अलर्ट करेंगे। तो वैसे ही वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है और जनता को ये कहा जाता है कि आप अभी सेफ नहीं हो, तो आप अभी फ्री वॉक नहीं करोगे, आप बिल्कुल हर वक्त अलर्ट रहोगे और जैसे ही आपको सिग्नल दिया जाएगा तो आप बंकर्स में चले जाओगे। यही हुआ है वहाँ। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से ये पशुपेश की स्थिति हम इसे कह सकते हैं राजेश, बिल्कुल बनी हुई है और लग नहीं रहा है कि स्थिति बहुत सामान्य बहुत जल्द हो पाएगी। और जो स्थिति अभी बनी हुई है वो तो कम से कम ये सोचने पर मजबूर कर ही रही है कि आगे आने वाले वक्त में ये जो युद्ध है, ये जो दोनों देशों के बीच में चल रहा है, ये बहुत जल्द रुकेगा, थमेगा, ये अभी कह पाना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है
अगर इजराइल आगे बढ़ता है राजेश, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है इमरजेंसी कर दी है, ठीक है सब कुछ है, लेकिन जो लड़ाके हैं अगर वो बार बार ऐसे ही जो हमले चलते रहे वो होता रहेगा, वो होगा। देखिए अब मान लेते हैं अब आपने उसके हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया है, पूरा का पूरा उनका हेडक्वार्टर्स आपने बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन उनका नया चीफ आ गया है। अच्छा, यूक्रेन और रूस के बीच में जैसे मध्यस्थता बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ कोई ऐसा कुछ देखिए बिल्कुल है। मान लीजिए कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी अगर वॉर चल रहा है या छोटा मोटा युद्ध चल रहा है, तो बीच में एक मिडिल मैन, एक मिडिल कंट्री आता है और जो दोनों साइड से बात करके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा यहाँ भी हो रहा है, ऐसा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक तरफ एक देश है इजराइल है और दूसरी तरफ 3-4 जो गुट हैं लड़ाकों का, जिन्हें प्रॉक्सीज कहते हैं ईरान के, वो हैं। रूस और यूक्रेन में मामला थोड़ा अलग है। वहाँ पर एक रूस एक देश है, दूसरा यूक्रेन दूसरा देश है, और यहाँ पर दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध का कारण अलग हो सकता है, यहाँ पर जो युद्ध का कारण है वो अलग है। यहाँ पर बहुत पहले से ही वेस्ट एशिया में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं। वो फिलिस्तीन में इस तरह की लड़ाइयाँ दशकों से चलती आ रही है। और जो हमास, जी हाँ, जो हमास जो गुट है, जो उनका जो फाइटर्स का ये ग्रुप है, वो लगातार अपनी ज़मीन के लिए वहाँ पर वो इजराइल से कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और इजराइल कहता है ये हमारी ज़मीन है। तो ये जो है वो कई दशकों से चलता आ रहा है। इस बार जो इस वॉर की जो इंटेंसिटी आप देख रही हैं, उसकी वजह ये रही कि पहले माना ये जाता था कि इजराइल के पास आयरन डोम है और उसकी वजह से आप उसके ऊपर हवाई हमला नहीं कर सकते हैं, और ये पूरी दुनिया मानती थी। ये हम लोगों ने मान रखा था कि इतना पावरफुल देश है इजराइल कि उसके ऊपर आप मिसाइल नहीं दाग सकते हैं। और इसीलिए हमास वालों ने ये किया कि एक साथ एक दिन 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाँ और ड्रोन्स दाग दिए। उससे हुआ ये, जब तक उनका आयरन डोम 50 जो आते थे वहाँ से जो हवाई हमला होता था, 50 मिसाइल्स आ रहे हैं, जब तक वो 50 को न्यूट्रलाइज करता तब तक 10 और आ गए, जब तक 10 को कर रहा तो 100 और आ गए। जब हज़ारों मिसाइल्स आ रहे हैं तो वहाँ पर ये कमी देखी गई, दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे देखी गई कि नहीं, आयरन डोम को भी हम चकमा दे सकते हैं। ये जो फाइटर्स जो ग्रुप्स हैं, इनको ये पता चल गया कि हाँ, हम इजराइल के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमले जो हैं वो अभी रुकने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। आगे क्या क्या और हो रहा है हमास और इजराइल के बीच में, ये अपडेट्स लगातार हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। और चर्चा, जैसे मैंने कल भी कहा राजेश, कि ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये ऐसा है कि लगता है कि परतें बहुत ज़्यादा हैं और लगता है कि इस पर बात होती रहे, लेकिन यहाँ टाइम लिमिट भी है। और हम अपने दर्शकों से ज़रूर कहेंगे कि अगर वो हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इजराइल और लेबनान को लेकर आप क्या चाहते हैं कि कुछ और आप जानना चाहते हैं, वो भी आप हमसे ज़रूर डिस्कस करिएगा, कमेंट करिएगा। हम फिर से उन्हीं सब बातों को लेकर आपके बीच में मौजूद रहेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे जो चर्चा है वो हमें यहाँ रोकनी होगी। हम आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। आप लाइव टाइम्स यूं ही देखते रहिएगा। जय हिंद। जय हिंद।